नमस्कार। डिवीजन न्यूज के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी चुटीली राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई खबरें लेकर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनका कोई प्रोफार्मा नहीं होता, उनका कोई दस्तावेज नहीं होता। बातें पूरी तरह से सच होती हैं पर वो सदन पटल पर उपस्थित नहीं रहती हैं, लेकिन चर्चाओं में, शगुफों में उनका अपना एक मुकाम होता है, अपना एक अस्तित्व होता है। उन तमाम चुटीली बातों को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी मौजूद हैं। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और एक बहुत लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टू रेजिडेंसी के वो लेखक हैं। और इसी कॉलम से हम उन मुद्दों को उठाकर अपने दर्शकों के सामने लाते हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत से, मध्य प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी हुई होती है। अरविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अरविंद जी, आपका जो ताज़ा तरीन कॉलम है जी, राजवाड़ा टू रेजिडेंसी, उसमें इस बार आपने दो भाजपा अध्यक्षों का जिक्र किया है, ग्वालियर और रायसेन। कमल माखीजानी ग्वालियर के अध्यक्ष बने हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी कोई वक्त नहीं बन पा रही है। और दूसरी तरफ रायसेन में कोई ऐसा अध्यक्ष बन गया है जो शायद बरसों बाद शिवराज सिंह जी चौहान की पसंद कर नहीं है। क्या चक्कर है पूरा? देखिए, ग्वालियर की जो भाजपा राजनीति है वो हमेशा दो भागों में विभक्त रही है। आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि नारायण कृष्ण शेजवलकर बहुत कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे और उनकी पेट का पार्टी में अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर रहे हों, उन्हें ग्वालियर के आसपास किसी भी कार्यक्रम में जाना होता था तो वो पहले ग्वालियर आते थे, शेजवलकर जी को साथ लेते थे। मतलब शेजवलकर जी उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आज की भाषा में कहा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर थे। और ग्वालियर की दूसरी राजनीति जो है वो हमेशा एक दूसरे धड़े के हाथ में चली। कभी शीतला साय उसको लीड करते रहे, आजकल नरेंद्र सिंह तोमर उसको लीड कर रहे हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर की वो हैसियत हो गई जो शेजवलकर जी की जो हैसियत। कमल माखीजानी जो अभी भाजपा के वहां शहर अध्यक्ष बने हैं वो शेजवलकर जी के जो बेटे हैं विवेक शेजवलकर, जो 2 बार के निर्वाचित महापौर हैं और अभी जो है सांसद हैं, उनके खेमे से बने। तो जो नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा है वो पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गया है। इस खेमे ने महीने भर पहले जैसी ये नियुक्ति हुई थी तो पार्टी के संगठन महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री एक बड़ा अलग तरह का सुहास भगत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी थी और एक लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया था। जैसे तैसे वो मामला ठंडा। लेकिन अब स्थिति ये है कि कमल माखीजानी महीने भर से अध्यक्ष बने बैठे लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें कोई जो वजनदार धड़ा है पार्टी का वो सहयोग ही नहीं कर रहा। मतलब ये माना जाए कि भाजपा में भी कांग्रेस की बुराइयां आने लग गई। बिल्कुल लग रहा है, इससे ये जो एपिसोड देख रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने निर्देशित कर दिया, सब कर दिया, लेकिन उसके ग्वालियर में तोमर की पसंद का अध्यक्ष नहीं है, रायसेन में शिवराज जी के पसंद का अध्यक्ष नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तो वो बात ताकत मानी जाएगी कि इतने बड़े बड़े नेताओं के पसंद के अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं। मैं आपसे आज से 1.5 महीने पहले मैंने जब इस कॉलम की शुरुआत की थी तब मेरा पहला बिंदु यही था कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्पष्टता हो गई है मध्य प्रदेश में। सुहास भगत और वीडी शर्मा का कहना है कि संगठन हम चलाएंगे और सरकार आप चलाइए, और ये उसी का नतीजा है। रायसेन में जिस जगदीश किरार को शिवराज जी नहीं चाहते थे वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया। अब आप अंदाज लगा लीजिए इससे कि कितनी स्थितियां इस बार इस समय भारतीय जनता पार्टी में बड़ी विचित्र चल रही है कि 3 जिले ऐसे हैं जहां के संगठन के मामले में बिना शिवराज सिंह चौहान से पूछे कभी निर्णय नहीं होता। कांग्रेस में तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के खिलाफ कोई आदमी बने, बिल्कुल सही बोला। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कोई आदमी बने और गुना ग्वालियर में सिंधिया जी जब वहां होते थे, अब तो नहीं, तब उनके खिलाफ कोई बन जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि शिवराज जी का 3 जिलों की राजनीति में हमेशा पूरी तरह दखल रहता और वो चाहते कि मेरी पसंद रायसेन में उनकी पसंद का, मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि रायसेन में जहां पूरे राजनीति शिवराज सिंह चौहान के दम पे चलती है, सुहास भगत और वीडी शर्मा ने उनकी पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। अभी अर्चना चिटनिस के लिए तो और ज्यादा मुश्किलें हो गई हैं। जिस तरह से अब
पहले नंदू भैया ही उनके लिए काफी तकलीफ का कारण बने हुए रहते थे जी। और उन दोनों के बीच में जो तीखी बयानबाजी हुई है वो जनता के बीच में भी हुई है, समाचार पत्रों में भी हुई है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और अब अर्चना चिटनीस को मुसीबत देने के लिए शेरा भी भाजपा से नजदीकियां मिला रहे हैं, तो ऐसे में अर्चना चिटनीस क्या करेंगी? देखिए, आपने जैसा बताया, विधानसभा चुनाव में पहले तो इस बात की पूरी कोशिश हुई नंदू भैया की ओर से कि अर्चना चिटनीस को टिकट ही न मिले, क्योंकि सिटिंग एमएलए थी, मंत्री थी, सेंट्रल लीडरशिप से डायरेक्ट कनेक्टेड थी, इसलिए वो टिकट ले संघ का वरदस्त था। उनके पिता ब्रजमोहन मिश्रा का भी काफी प्रभाव माना जाता है, तो उन्हें टिकट मिल गया। आडवाणी जी व्यक्तिगत मित्र मिल, लेकिन अर्चना चिटनीस चुनाव हार गई। हारने के बाद सीधा सीधा आरोप ये लगा कि नंदू भैया ने खुल के सेबोटेज किया, इसलिए वो चुनाव हारी। और अर्चना चिटनीस की तो पूरी कोशिश थी कि नंद कुमार सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट नहीं मिले। अपनी हार सहित तमाम मुद्दों को लेकर वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास गई और उन्होंने बोला कि इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। इतना सीनियर लीडर अगर असेंबली इलेक्शन में सेबोटेज कर रहा है तो इन्हें फिर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। नंद कुमार सिंह चुनाव को उसके बावजूद टिकट मिल गया, जीत गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो और पावरफुल हो गए, क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान भी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। इधर अभी तक जो है विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद कमलनाथ की सरकार थी, सुरेंद्र सिंह शेरा कमलनाथ के साथ थे। अब कमलनाथ की सरकार, तो अर्चना चिटनीस को लगा कि हमारी पार्टी की सरकार आ गई, मेरी पूछ परख बढ़ेगी, तो अब सुरेंद्र सिंह शेरा ने जो है भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। तो ऐसी स्थिति में अर्चना चिटनीस के पास अब मध्य प्रदेश, खंडवा बुरहानपुर की राजनीति में तो खत्म हो रही है वो। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो स्थिति आपको मालूम है कि विधायक है नहीं तो मंत्री कौन बना है, पार्टी में जो आंतरिक स्थितियां चल रही है उसमें संगठन में उनके लिए कोई बहुत संभावनाएं नहीं दिख रही है। तो अपनी एनर्जी मध्य प्रदेश में कहाँ वो लगाएं, तो उन्होंने कहा कि धीरे से अर्चना जी इंदौर आ सकती है, ससुराल इंदौर में है और लेकिन इंदौर की स्थिति आपको और अच्छे से मालूम है, इंदौर की स्थिति आपको और अच्छे से मालूम है। इसलिए उन्होंने कहा कि बेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप में अपना कहीं स्थान बनाया जाए, महिला मोर्चे की राजनीति में कोई केंद्रीय पद मिल जाए महिला मोर्चे की सेंट्रल बॉडी में। और वैसे अर्चना चिटनीस महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त नाम है, जो उनकी सक्रियता है, जो उनका संपर्क और जो नेतृत्व की क्षमता है, वक्तव्य कला भी अच्छी उनकी, तो वो हो सकती है। या उनकी कोशिश है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रबंध कारिणी में कहीं स्थान मिले ताकि मैं कहीं काम तो कर सकूं। अरविंद जी, एक और पेच फंसा हुआ है बीजेपी में, जिसकी वजह से कांग्रेस उत्साहित है और कांग्रेस उस पेच की तरफ ध्यान दे रही है कि अगर आप बात करें अर्चना चिटनीस के लिए, अब बुरहानपुर बहुत ही अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि शेरा वहां पर आ गए हैं। वैसे ही गोहद लाल सिंह आर के लिए अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि जाटा वहां पर आ गए हैं। बिल्कुल। और बदनावर भंवर सिंह शेखावत के लिए अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि राजवर्धन वहां पर आ गए हैं। और ग्वालियर जयवान सिंह पवैया क्योंकि प्रद्युम्न सिंह में तौर आ गए, और बहुत सारे इंदल सिंह कसाना के मामले में सुमावली में तो वो अजब सिंह चले गए। तो क्या ये संभव हो सकता है कि भाजपा के तमाम उम्मीदवार जो पिछला चुनाव हारे हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन जाएं और कांग्रेस के विजेता उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार हो ही गए? तो ये राजनीति की सियासत जो होगी, ये सियासत जो होगी, ये कैसी होगी? देखिए, जो परिदृश्य सामने आ रहा है, दीपक जोशी बड़ी मुश्किल से मानने को तैयार हो रहे हैं, हुए नहीं है, मानने को तैयार हो। अब आप एक बात बताइए प्रतीक जी कि जयभान सिंह पवैया जैसा नेता जो सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में आया और जब राम जन्मभूमि आंदोलन शवाब पे था तब बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हुआ करते थे और बहुत बजरंग दल का उस समय श्रेष्ठ काम रहा। उसके बाद वो चुनावी राजनीति में आए, उन्होंने माधवराव सिंधिया को चुनौती दी और कहा जाता है कि उन्हीं के कारण 13,000 से और उन्हीं के कारण माधवराव सिंधिया ग्वालियर छोड़ के गुना गए। खैर, अब आप बताइए कि प्रद्युम्न सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हो रहे हैं, वो जयभान सिंह तोमर पवैया जिन्होंने पिछले चुनाव में प्रद्युम्न सिंह को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उनके सामने तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि किस मुंह से वो जनता के, अगर पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में अपन बात करें तो जयभान सिंह किस मुंह से लोगों के बीच जाके बोलेंगे कि प्रद्युम्न सिंह को विजय बनाइए? वही स्थिति भंवर सिंह शेखावत की, वही स्थिति लाल सिंह आर्य की है। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी उम्मीदवार हैं और चुनाव जीत जाते तो अगला टिकट भी स्वाभाविक है कि इन्हीं लोगों को मिलना। तो ऐसी स्थिति में ये बड़े बड़े दिग्गजों को तो अपनी सत्ता खतरे में नजर आ रही। यही पॉलिटिक्स में फार्मूला चलता है, सिटिंग गेटिंग। यस, इसीलिए ये लोग बड़े चिंतित है और पार्टी भी चिंतित है कि जब तक इन नेताओं का हमको खुलकर समर्थन नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे इन नेताओं के। अब आप बताइए कि बदनावर में अगर राज्यवर्धन सिंह की मदद भंवर सिंह शेखावत नहीं करते तो राज्यवर्धन सिंह की तो तकलीफ बढ़ना ही है।
प्रद्युम्न सिंह तोमर की मदद अगर जयवान सिंह नहीं करते हैं और खिलाफत करने लगते हैं आंतरिक तौर पर तो दिक्कत बढ़ना। लाल सिंह आर्य क्यों चाहेंगे? लाल सिंह तो ये एक बड़ा पेच पड़ा हुआ है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी पेच है इसमें। रुस्तम सिंह मुरैना में बिल्कुल बिल्कुल सही पेच और पोहरी के अंदर ये पेच है, बिल्कुल हर जगह ये पूरी 16 सीटों पर ये पेच है, बिल्कुल पेच है। और शायद इसलिए कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें लग रही है कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसी को लेकर बड़ा चिंतित भी है। इसीलिए आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा बार बार ग्वालियर जाते हैं, वो कभी जयवान सिंह से मिल रहे हैं, कभी प्रद्युम्न सिंह को समझा रहे हैं कि भैया अनूप मिश्रा से मिल रहे हैं। तो ये सब उसी क्रम में लगातार चल रहा है। बदनौर में कृष्ण मुरारी मोघे को इसीलिए प्रभारी बनाया कि आपके मोहर सिंह शेखावत से भी संबंध अच्छे हैं और आपके को प्रभारी बनाया। राज्यवर्धन सिंह के भी देखना, तो इनके बीच में कैसे तालमेल जम सकता वो आप देखिए। तो ये जो बीजेपी में एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है जिसको हम डिनर डिप्लोमेसी या लंच डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय और कमल पटेल ने भी एक दूसरे के साथ खाना खाया, और फिर विष्णुदत्त शर्मा ने भी जो है लोगों को खाना खिलाया, पार्टी के सब लोगों को। पंगत के साथ संगत और संगत में पंगत जी, और इस संगत में किसकी मन्नत बनने वाली है जी। देखिए आपको ध्यान होगा तो 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले जब दिग्विजय सिंह जिले जिले घूमे थे और एक एक जिले में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले थे, उस दौर में महेश जोशी और रामेश्वर निखरा उनके साथ हुआ करते थे। तब ये महेश भाई ने फार्मूला दिया था कि राजा जहां भी जा रहे हो वहां मीटिंग के साथ भोजन भी रखो, और पंगत के साथ संगत, ये जुमला जो है महेश जोशी का ही गढ़ा हुआ जुमला था। और एक इसका अच्छा असर रहा। क्या है कि यूं सा नेता जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बैठक होती है, थोड़ी देर रुकते हैं, बात करते चले आते हैं। भोजन का आयोजन होने लगा तो घंटे 2 घंटे का जमावड़ा होने लगा, लोग भी आने लगे, बातचीत बढ़ने लगी, उसमें किसके प्रति क्या नाराजगी है वो भी सामने आने लगी, किसकी नाराजगी कैसे दूर हो सकती है, किसकी दावेदारी क्यों है, क्यों कौन मजबूत है कौन कमजोर, वो सारा हुआ। अभी वीडी शर्मा ने जब राज्यसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और अन्य दूसरे उनके आयोजन चलते रहे, तो उन्होंने बाकायदा भोजन के साथ ये सारे आयोजन किए। वो बाद में यही जुमला जो महेश जोशी का गढ़ा हुआ है, वो वीडी शर्मा भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने भी कहा कि भाई पंगत के साथ संगत का अनुभव हमारा बहुत बढ़िया रहा, और इसमें एक आत्मीयता का भाव भी रहता है और एक अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से सबसे मेल मुलाकात हो जाती, बातचीत हो जाती। तो जो 2018 के पहले जिस फार्मूले को एडॉप्ट कांग्रेस ने किया था, अब उसी फार्मूले को भारतीय जनता पार्टी एडॉप्ट करी। और फिर आपको मालूम है बहुत अच्छे से, आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि रमेश बिंदोला की तो शैली यही है। सावेर में वो जब से प्रभारी बने हैं तब से उन्होंने पंगत में संगत शुरू कर दिए, गांव गांव दाल बाटी के आयोजन हो रहे हैं और बढ़िया। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत प्रसन्न हैं, एक एक दिन में 2-3 आयोजन हो जाते हैं और पंगत के साथ संगत चल रही है। और दाल बाटी में जो है वो दाल बाटी के बहाने जो है कब किसको मावा बाटी मिल जाएगी। तुलसी सिलावट जी की मावा बाटी पक्की हो रही है। बिल्कुल, तुलसी सिलावट जी इस फार्मूले से निश्चिंत हो गए। उन्होंने कहा कि रमेश जी आ गए चुनाव में और दादा ने ये फार्मूला चला दिया, इसका मुझको फायदा मिलना था। थोड़े दिनों बाद भागवत होने लग जाएगी, कथाएं होने लग जाएंगी। और दूसरी तरफ जो है कैलाश विजय, भारतीय जनता पार्टी में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैलाश विजय और कमल पटेल ऐसे नेता है जिनको शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं करते। कमल पटेल शिवराज सिंह चौहान की इच्छा के बिना मंत्री बने हैं, नड्डा जी की सिफारिश पे। नड्डा जी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की राजनीति में और उसके बाद युवा मोर्चे की राजनीति में जब नड्डा जी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब कमल पटेल प्रदेश अध्यक्ष थे। और कमल पटेल उन लोगों में है जो विद्यार्थी परिषद से गढ़कर भारतीय जनता पार्टी में, नड्डा जी की धर्मपत्नी और कमल पटेल का भाई बहन का रिश्ता है, बहुत विद्यार्थी परिषद की राजनीति के ऊपर। जयश्री बनर्जी की बिटिया है। हाँ, तो अच्छा, कमल पटेल के बारे में आप तो जानते हैं, उन्होंने आप जिस दौर में छात्र राजनीति करते थे, सहपाठी रहे वैष्णव की राजनीति की, हाँ, तो कमल पटेल के बारे में आपको मालूम कि ये उन लोगों में है जो विद्यार्थी परिषद ने गढ़कर मांझकर भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है कि भैया बहुत अच्छा कार्यकर्ता हमारा, हम आपको दे रहे हैं। हम लोग उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जूनियर हुआ करते थे। हाँ, तो वो हुआ। तो कमल पटेल जो है वो शिवराज जी की पसंद के बिना मंत्री बने। कैलाश विजयवर्गीय के बारे में आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जो कुछ है अपने दमखम पे, और उन्होंने आज जो सेंट्रल की लीडरशिप में भी अपना आपको एस्टेब्लिश कर रखा और जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी जो अपना दबदबा है वो अपने बलबूते पे उन्होंने बनाया और अपनी जो वर्किंग है उसके आधार पर बनाया। शिवराज जी ने कभी कैलाश विजयवर्गीय को प्रमोट किया हो ये हमने कभी नहीं सुना। अब स्थिति ये है कि कमल पटेल और कैलाश विजयवर्गीय दोनों एक है, और इन दोनों का एक होना शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी परेशानी का कारण
हालांकि अभी तो जुगलबंदी शिवराज जी और कैलाश जी की चल रही है। शिवराज जी कह भी गए यहाँ पर अभय प्रचार में कि भाई पानी में लठ मारने से पानी अलग नहीं होता। जी जी, हम बहुत पुराने साथी हैं। पर कैलाश विजयवर्गीय और कमल पटेल का जो याराना बढ़ रहा है और जिस तरह से इनका गठजोड़, कमल पटेल इंदौर आए तो पूरे समय कैलाश जी के यहाँ भोजन करने भी कैलाश जी के यहाँ, साथ में कैलाश जी भोपाल गए तो कमल पटेल के साथ, तो एक मतलब ये राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है इनका समीकरण। और इसी तरह से हमेशा से एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि इस वक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। पिछले कार्यकाल में एस.के. मिश्रा के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत पावरफुल हैं जी। कमलनाथ जी जब थे तब कहा जाता था कि मिगलानी जी और बहुत पावरफुल हैं, उनके बाद प्रवीण कक्कड़ पावरफुल हैं। तो हमेशा से ब्यूरोक्रेसी और पत्रकार, मीडिया और बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, सारे लोग उस व्यक्ति की तलाश में रखते हैं जिसमें राजा की जान जिस राजकुमार में होती है। तो वो सबसे पावरफुल कौन है इस वक्त? सबसे पावरफुल कौन है सीएम सचिवालय? देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय का इस बार जो स्ट्रक्चर बना है उसमें शुरुआती दौर में लगा था कि एस.के. मिश्रा, विवेक अग्रवाल, इस तरह की शख्सियत मौजूद नहीं है। लोगों को आश्चर्य भी हुआ था, लेकिन लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में कई कारण सामने आने लगे कि इस बार शिवराज जी को उतना फ्री हैंड नहीं है जितना पिछले कार्यकालों में रहा कर। बहुत कुछ चीजों में वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, संघ की राय पर आश्रित है। इस समय जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक जो संघ के एक बहुत विश्वस्त हैं डॉक्टर मनीष पांडे, जो मूलतः बैंकिंग सर्विसेज के हैं और शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में भी उनके साथ थे, लेकिन बहुत छोटी भूमिका में थे। इस बार वो बहुत अलग भूमिका में हैं और जिस तरह की भूमिका एस.के. मिश्रा निभाया करते थे कि मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों की बातचीत, मुख्यमंत्री और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की बातचीत में जो समन्वयक की भूमिका में रहते थे, उस भूमिका में इस समय कोई आईएएस अधिकारी नहीं है। उस भूमिका में इस समय डॉक्टर मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे संघ और मुख्यमंत्री के बीच में भी समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं, संवाद प्रेषक की भूमिका में भी रहते हैं और संघ क्या चाहता है, सरकार से क्या अपेक्षाएं संघ की है, वो भी डॉक्टर मनीष पांडे के माध्यम से ही कम्युनिकेट होती है। भाजपा की बहुत बात हो गई अरविंद जी, अब थोड़ी सी कांग्रेस की बात। जब कमलनाथ जी आए थे शुरू में और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को टेक ओवर किया था, तो उनके सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करते थे चंद्र प्रभाष शेखर, वेस्टर्न लीडर, बहुत वरिष्ठ वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता हैं, सेठी जी के जमाने के लीडर हैं और अर्जुन सिंह जी के भी विश्वस्त रहे, सेठी जी के भी मंत्री रहे, अर्जुन सिंह जी के मंत्री रहे और वे भी आंख नाक कान बने हुए थे। एक तरह से प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ जी के बिहाफ पर चंद्र प्रभाष शेखर ने चलाई। बीच में कुछ खटपट हो गई, कुछ गड़बड़ हुई, क्या राजो उल्फत, क्या खटपट क्यों हुई वो? और ऐसी क्या खटपट हुई कि श्रीमती शेखर, ममता शेखर, जो हमेशा से शेखर साहब की संकट मोचक रही हैं, पहले भी शेखर साहब को बचाती रही हैं, उनको फिर से इस बार मैदान में आना पड़ा। देखिए, पिछले 5 सालों से जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आने की तैयारी में थे, तब से शेखर साहब उनके मददगार बने हुए थे। कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के नेताओं को मिलवाना, किस क्षेत्र में कौन सा नेता प्रभावशाली है उसके बारे में कमलनाथ जी को जानकारी देना, नेताओं के अलग अलग क्षेत्रों के समूहों को, पूर्व विधायकों के समूह को, महिला विधायकों के समूह को, अनुसूचित जाति के विधायकों के समूह को, ये सब मिलवाने का काम चंद्र प्रभाष शेखर करते थे। एक बहुत अच्छे मध्यस्थी की भूमिका निभा रहे थे और उसका पुरस्कार भी कमलनाथ जी ने उनको दिया कि जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए तो जो संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है संगठन प्रभारी का, वो उन्होंने जिस भूमिका में अभी सुभाष भगत है या अरविंद मेनन पहले हुआ करते थे, वो पद उन्होंने कांग्रेस में चंद्र प्रभाष शेखर को दिया। इसी तरह की भूमिका दिग्विजय सिंह जब अध्यक्ष थे तो महेश जोशी ने निभाई थी, बाद में हरबंस सिंह निभाते रहे, जब कांतिलाल भूरिया थे तो रवि जोशी ने निभाई, पचौरी जी थे तब राजीव सिंह ने निभाई। तो और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे तो एक तरह से संगठन चंद्र प्रभाष शेखर ही चला रहे थे, सारी नियुक्तियां ये सब वही देख रहे थे। मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों जब अभी सीएम नहीं है कमलनाथ जी, तो वापस उनका ध्यान कुछ संगठन की ओर गया, तो कुछ ऐसे मुद्दे उनके ध्यान में लाए गए जो उनको लगा कि शायद इनमें मुझे विश्वास में नहीं लिया गया या इसमें निर्णय सही नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि एक नेता अगर आप पे बहुत विश्वास कर रहा है और अगर उसके विश्वास से हट के कोई निर्णय हो जाए, उसकी जानकारी के बिना कोई निर्णय हो जाए,
तो उनका जो है विश्वास कम होना ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है। तो उसी दौर में ये बात चल पड़ी थी कि राजीव सिंह को, जो भी महामंत्री है, उनको संगठन का प्रभारी बनाया जा रहा है, पचौरी जी क्या बनाया जा रहा है। लेकिन राजीव सिंह इन दिनों कमलनाथ के यहाँ भी उतने ही विश्वस्त की भूमिका अदा कर रहे हैं। दो ही लोग इस समय संगठन में, शेखर साहब तो कमलनाथ के आदमी ही, राजीव सिंह सुरेश पचौरी के नजदीकी होते हुए भी कमलनाथ का विश्वास उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में प्राप्त किया। और इन दोनों एक अच्छा पावर एंजॉय कर रहे हैं पीसीसी में। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पीसीसी का वो देखते हैं, पीसीसी के माध्यम से जितने बड़े आयोजन होते हैं उसकी कमान उनके हाथ में रहती है। तो एक स्थिति ऐसी बन रही थी कि शेखर साहब उपाध्यक्ष रहते, लेकिन संगठन प्रभारी का दायित्व उनसे चला जाता। बाद में श्रीमती शेखर मिली कमलनाथ जी से, उन्होंने पूरा बताया, और वो जो गलतफहमियां थी जिनके चलते शेखर साहब का पद खतरे में पड़ रहा था, वो अंततः दूर हुई और शेखर साहब यथावत अपने पद पे बने हुए। तो मतलब मैडम शेखर का एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा है, या उनका जो बिल्कुल ये दिखने को ऐसा हमको पहले भी कई बार हमने देखा कि जब शेखर साहब सेठी जी के मंत्रिमंडल में डिप्टी मिनिस्टर थे, तब भी मिसेस शेखर बहुत पावरफुल हुआ करती थी। जब ये श्यामाचरण शुक्ला के मंत्रिमंडल में रहे, अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल भी रहे, तो उनकी दखल बराबर बनी रहती है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर शेखर साहब को कई मौकों पर मिला है। इसलिए कहते हैं कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। जी बिल्कुल, शेखर साहब की कामयाबी के पीछे आदरणीय ममता जी है। और ये तो नहीं कह सकते कि पीछे हैं, लेकिन उनका सहयोग उनकी कामयाबी में बराबरी का है। चलिए, अब अगर थोड़ी सी बात ब्यूरोक्रेसी की हो जाए, ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। राधेश्याम जुलानिया केंद्र से भोपाल आ गए और माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन बन गए। तो 2 मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी सचिवालय से बाहर हैं, गोपाल रेड्डी साहब और जुलानिया साहब। अब आपने लिख दिया गोपाल रेड्डी साहब बड़े भारी बल्लेबाजी का क्या राज है, क्या कैसे बल्लेबाजी करते हैं? प्रतीक भाई, गोपाल रेड्डी को मुझसे अच्छे से शायद आप जानते हैं। वो जब इंदौर के कलेक्टर थे, तब आपका पत्रकारिता में कितना दबदबा था ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। गोपाल रेड्डी को अवसर कम मिले, अच्छी पदस्थापनाएं कम मिली, लेकिन जब भी पदस्थापना मिली तो उन्होंने जम के बल्लेबाजी की। मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं कि अभी जब कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में उन्हें जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग जैसा विभाग मिला, तो जब वो वहां से हटे तो लोगों ने कहा अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। बहुत ज्यादा अगर खुल के बताऊंगा तो एक गोपाल रेड्डी के सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी, लेकिन ये प्रतिक्रिया अधिकारियों की आई कि हमारे लिए अब यहाँ कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। इससे इतर राधेश्याम जुलानिया हमेशा मेन स्ट्रीम के वो अफसर रहे, हमेशा उनको अच्छी पदस्थापना मिली। मध्य प्रदेश में रहे, 3-4 जिलों के कलेक्टर रहे। उसके बाद दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में जब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थे और वहां ऐसा कहा जाता था कि कमलनाथ की बहुत दखलंदाजी है विद्युत मंडल काम, तो मेंबर फाइनेंस बना के राधेश्याम जुलानिया को भेजा दिग्विजय सिंह ने, और राधेश्याम जुलानिया ने उस विद्युत मंडल की आर्थिक स्थिति को तो सुधारा ही, वहां जो अनावश्यक दखलंदाजी थी उस पर भी एक स्थिति में नियंत्रण पाया। कोलारस का शुगर कारखाना जब बिल्कुल बंद होने की स्थिति में आ गया था, गुना का शुगर कारखाना दिग्विजय सिंह जी चला नहीं पा रहे थे, तो वो राधेश्याम जुलानिया को लेकर, मुझे अच्छे से मालूम है कि शरद पवार के पास गए, तो शरद पवार के साथ ये लोग 4 दिन रहे थे और कहा था कि मैं इंडस्ट्री जो चला रहा हूँ, शरद पवार ने वो पूरा देख के आए थे, और उसके बाद ये दोनों कारखाने काफी समय तक बहुत अच्छे चलते रहे। तो चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लेते हैं और अच्छा नतीजा देते हैं। राधेश्याम जुलानिया की वापसी हुई केंद्र से, उसके बाद 1 महीने तक उनकी पदस्थापना के लिए उनको इंतजार करना पड़ा। तो मेरा ये आशय था कि गोपाल रेड्डी बहुत अलग तरह के अफसर हैं, वो मुख्य सचिव पद से हटे तो उनको आपने 1.5 महीने तक पदस्थापना नहीं दी, अब राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया। जुलानिया को 1 महीने तक पदस्थापना नहीं दी और उसके बाद अब आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया। तो एक 2 अधिकारियों के बीच के कंपैरिजन को मेरे सामने रखते हुए कि एक आदमी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री अलग है, एक आदमी की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री अलग। केंद्र में जो है वो क्यों उनको केंद्र उनके साथ प्रसन्न हो गया और उनको समय से पहले ही मध्य प्रदेश क्यों भेज दिया? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि जुलानिया जो है केंद्र में पहले खेल विभाग के सचिव थे और बाद में इनको यूथ वेलफेयर का भी दायित्व सौंपा गया। एक लैब स्थापित होना थी, ओलंपिक एसोसिएशन उसमें पसंद नहीं कर रहा, बिल्कुल एक लैब एस्टैब्लिश होना थी और उसको लेके प्रधानमंत्री की कुछ लाइक डिसलाइक थी। वो चाहते थे कि टाइमली हो
उसको लेके काफी प्रयास चल रहे थे, लेकिन जो उसकी वर्ल्ड बॉडी है उसके और भारत सरकार के बीच में तारतम्यता नहीं जम पा रही थी। तो इस दौर में शायद ऐसा माना गया कि जो विलंब हो रहा था वो प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आया। भारतीय ओलंपिक संघ और के साथ इनका तारतम्य नहीं बैठ पा रहा। तो और जो विलंब हो रहा उसके कारण वो जो लैब एस्टैब्लिश होने में जो विलंब हो रहा था उससे प्रधानमंत्री खफा हुए और तत्काल केंद्र ने निर्णय लिया कि राधेश्याम जुलानिया की सेवाएं वापस मध्य प्रदेश को सौंप दी जाए। तो साहब अब राधेश्याम जुलानिया मुख्य सचिव से लेकिन मैं एक चीज और वरिष्ठ है, मुख्य सचिव से वरिष्ठ हैं जी, हालांकि एक ही बेंच के लेकिन उनसे वरिष्ठ है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि राधेश्याम जुलानिया के माध्यमिक शिक्षा मंडल में पदस्थ होने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल आने वाले समय में यदि आपको देश के सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक शिक्षा मंडलों की गिनती में खड़ा दिखे तो चौंकिए मत, क्योंकि राधेश्याम जुलानिया की एक स्टाइल है। आप तो राजगढ़ जिले के निवासी हैं, मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव रहते हुए उन्होंने राजगढ़ जिले में जो डैम बनवाए और जो काम किया वो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसी जिले में नहीं हुआ होगा। वो अपने जिले के ऋण से ऋण होगा। हाँ, ऋण होगा और जबरदस्त काम करवाया उन्होंने। डैम बना दी। तो जिस भी काम को वो हाथ में लेते हैं वो चुनौतीपूर्ण ढंग से निभाते हैं और उनकी एक शोहरत है और सरकार को एप्रिसिएशन मिलता है उनके काम का। चिकित्सा शिक्षा विभाग में रहे, आज जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जो स्थिति सुधार आया है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय भी राधेश्याम जुलानिया को जाता है। तो राधेश्याम जुलानिया माध्यमिक शिक्षा मंडल में, हालांकि मुख्य सचिव बनना तो सभी आईएएस का सपना, एक ड्रीम रहता है, सपना होता है, तो वो एक अलग विषय है। और एक बात विवेक अग्रवाल साहब की, बड़े खास अधिकारी सीएम साहब के, लेकिन अभी दिल्ली में ही हैं, आना चाहें तो कैसे आएंगे? देखिए, विवेक अग्रवाल बिल्कुल शिवराज जी के बहुत पसंदीदा अधिकारी हैं और विवेक अग्रवाल का अपना एक ओरा है। उन्होंने भी जब मध्य प्रदेश में अलग अलग भूमिकाओं में अच्छा काम किया और एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर है। शिवराज जी के दौर में जब भी कोई सेंट्रल एजेंसी मध्य प्रदेश आती थी तो मध्य प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा जाए, ये दायित्व विवेक अग्रवाल के पास रहता था। वकील परिवार से आते हैं ना, पैरवी भी, जिसको राज्य की पैरवी करना आता है, पैरवी उनके खून में। अब वो सत्ता बदलाव के बाद वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका में पीएम किसान जो योजना है उसके वो प्रभारी है कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैसियत से, और प्रधानमंत्री की सप्ताह में उनसे 2-3 बार बात होती है क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो प्रधानमंत्री की रुचि का विषय है। और फिर अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी हो गए नरेंद्र सिंह तोमर, इसलिए केंद्र उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लग रहा है कि शिवराज जी को ज्यादा आवश्यकता है और विवेक अग्रवाल को भी मध्य प्रदेश अपने लिए में ज्यादा व्यापक फील्ड नजर आता है। उनकी क्षमताओं का सही उपयोग स्टेट में हो सकता। हर आईएएस अफसर की एक तमन्ना होती है कि अपने सेवा काल में मैं अपने स्टेट के लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकूं, लेकिन समस्या है कि अभी उनको केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे गए, 5 साल की प्रतिनियुक्ति पे गए और 3 साल पूरा नहीं हुआ। यदि वो अपनी इच्छा से विड्रॉ होते हैं अपने स्टेट के लिए, यदि वो उनकी प्रतिनियुक्ति से उनको सेवाएं वापस मांगी जाती है तो अगली बार के लिए, इसलिए कोशिश ये हो रही है कि उनकी पदस्थापना मुख्यमंत्री सचिवालय में हो। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट व्यवस्था कर रखी कि यदि कोई आईएएस ऑफिसर मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ होता है तो उसका जो मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थी का टेन्योर है वो जो भी टेन्योर रहेगा वो टेन्योर भी उसकी केंद्र की प्रतिनियुक्ति का टेन्योर ही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी नुकसान नहीं होगा और मध्य प्रदेश का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो वह रास्ता तुलसी सिलावट विवेक शर्मा जी ने इंदौर में रहने की व्यवस्था जमा ली जी। अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सिलावट जी का चुनाव जो है सिलावट जी से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और अब तो रमेश मेंदुला और कैलाश विजयवर्गीय के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। तो तुलसी सिलावट कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते, उन्होंने अपने क्षेत्र में 4 टीआई अपनी पसंद के पोस्ट करा लिए। जिस पंकज दीक्षित को विवेक जोहरी जो डीजीपी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने 1.5 महीने पहले सस्पेंड किया था कि आप कोविड कंट्रोल सेंटर का अगर इंचार्ज नहीं बनना चाहते तो मुझे आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। वो पंकज दीक्षित सांवेर के एसडीओ भी बन गए। और डीआईजी, इस दौर में डीआईजी और आईजी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जब उपचुनाव का जो दौर रहता है। तो विवेक शर्मा इन दिनों मुफीद माने जा रहे हैं सिलावट को ज्यादा, क्योंकि जो नाम दूसरे चर्चा में थे साई मनोहर, जयदीप प्रसाद, उनकी तुलना में विवेक शर्मा को, तो मेरी जो जानकारी उसके मुताबिक बरास्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए सहमत कर लिया है कि जो है विवेक शर्मा को बिल्कुल। लेकिन एक बात और भी कहूं, अभी मध्य प्रदेश में जो हालात है, मुख्यमंत्री को तो उन्होंने सहमत कर लिया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस बात के लिए सहमत होते या नहीं प्रतीक जी, क्योंकि गृह मंत्री हैं, आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की फाइल अभी वो रोक के बैठे हुए, तो वो तैयार होते कि नहीं कि विवेक शर्मा को इंदौर में ही रखना है। तो शिवराज जी तो तैयार होंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का सहमत होना भी जरूरी है। चलिए, सहमत होंगे नहीं होंगे एक और बार हम देखेंगे अगले अंक में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
देखते रहिए खबरें डीजाना न्यूज़ पर।